मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। इसके पहले दोस्तों मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अगर बेल आइकन को दबाइए। अगर इस टाइप से वीडियो पाना चाहते हैं तो अगर मैं वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सवाल होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वीडियो चालू करते हैं हमारा दोस्तों। तो आज का हमारा खास विषय है हमारा डेंगू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि डेंगू ने अभी सब जगह अपना भय फैलाया हुआ है, लगभग अपना कहर ढा रहा है। ठीक है, एक बात करते हैं ना कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो डेंगू में पूरी कहानी यही है कि पूरा का पूरा काम है मच्छर का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे हम डेंगू होता क्या है, इसके लिए हमारे क्या क्या लक्षण हैं और इसके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या उपचार हम दे सकते हैं, क्या क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट है और साथ में क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो डेंगू है क्या? डेंगू एक तरह का वायरस है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि वायरस कितना खतरनाक चीज होता है, तो डेंगू भी एक वायरस है और जो डेंगू है एक वायरल डिसीज है, एक वायरल फीवर है। ठीक है, मतलब एक वायरल की बीमारी होती है डेंगू। तो हम समझते हैं क्या डेंगू होता क्यों है। तो जनरली आप सभी को मालूम होगा ही कि डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर का नाम है मादा एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये मच्छर जो होता है जनरली सामान्यतः दिन में ही काटता है, या तो सुबह के समय काटता है या तो शाम होने के पहले काटता है। मतलब अल्टीमेटली ये समझ लीजिए आप कि ये मच्छर दिन में ही काटता है। और ये जो मच्छर होता है साइज में बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा साइज का होता है और एक तरीके से एक निडर मच्छर होता है। मतलब आप उसको भगाएंगे बार बार, उसके बावजूद भी भगेगा नहीं, आपके आजू बाजू ही घुमाते रहेगा, आपको इरिटेट करते रहेगा और आपको काट के भाग जाएगा और आपको डेंगू संक्रमण फैला देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि डेंगू को हम कैसे पहचानें, डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, डेंगू में आप सबको मालूम होगा कि डेंगू में जनरली होता क्या है कि तेज बुखार आता ही है, साथ में शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि यार डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं। तो इस चीज को आप समझिए कि डेंगू क्या क्या लक्षण है। इसमें होता क्या है, ठंड के साथ अचानक तेज बुखार आ जाता है, साथ में सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, साथ में कमजोरी होती है बहुत ज्यादा, भूख नहीं लगती है और जी मिचलान लगता है, उल्टी का मन करने लगता है। साथ में क्या होता है, गले में दर्द होता है, जो लिम्फ नोड होता है हमारा गर्दन, वहां पे सूजन सी हो जाती है। साथ में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है त्वचा में, उसमें लाल लाल धब्बे से पड़ जाते हैं, रैशेस से हो जाते हैं। साथ में स्किन हल्की सी गुलाबी या फिर लाल हो जाती है। साथ में इसमें क्या होता है, गर्मी के साथ में तेज बुखार आता है। बात समझ रहे हैं, गर्मी लगेगी बहुत तेज, साथ में बुखार आता है, बुखार उतरता है, सॉरी ना, गर्मी के साथ बुखार उतरता है। साथ में क्या होता है कि सबसे मेन बात, सबसे खास बात इसमें कि जो हमारे शरीर की प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स आप जानते हैं क्या होती हैं, और बताता हूं मैं लास्ट में और क्या होती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो वॉल्यूम, प्लेटलेट्स जो काउंट होता है वो कम हो जाता है और पीसीवी का वैल्यू बढ़ जाता है। पीसीयू में क्या देखा जाता है कि जनरली जो हमारे शरीर के अंदर जो हाइड्रेशन होता है उसकी कमी तो नहीं आ रही है, मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाता है। ये पीसीवी की जांच में ये देखा जाता है, जो सीबीसी के माध्यम से जनरली हुई जाती है। साथ में क्या होता है, मसूड़े में या फिर जो पोटी लैट्रिन की जगह होती है वहां से खून आने लगता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब डेंगू अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जो शॉक डेंगू होता है ना, उस कंडीशन में हीमोरेजिक डेंगू होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि मसूड़े से खून तो आने ही लगता है, साथ में कई बार खून की उल्टियां होने लगती हैं, साथों साथ मसूड़े से शरीर के किसी भी भाग से आपको ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब ये बहुत ज्यादा उस कंडीशन में बहुत ज्यादा रियर हो जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है ना, कि ये किस किस कंडीशन में आके हमें किस तौर पे गंभीर कर सकता है। ठीक है, इसलिए डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे जितना हो सके हमें बच के रहना है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि इसका क्या क्या उपचार है, क्या क्या ट्रीटमेंट है और इससे बचने के क्या क्या उपाय है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये डेंगू का मच्छर पनपता कहाँ पे है। ठीक है, डेंगू का मच्छर जो होता है साफ पानी के साथ साथ गंदे पानी में ही पनपता है। आपके घर के आजू बाजू, चाहे कहीं टैंक में, चाहे गमले में, चाहे कूलर में, अगर पानी कहीं इकट्ठा है तो उसको बिल्कुल इकट्ठा मत होने दीजिए। ये डेंगू का मच्छर जो होता है वहीं पे पनपता है और वो वहां से पनपने के बाद आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेंगू कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल गौर से इस वीडियो को देखिएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है।
ठीक है। तो हम बात करते हैं कि डेंगू कितने प्रकार का होता है। तो डेंगू फीवर जो होता है जनरली 4 प्रकार का होता है, जिसे हम क्रमबद्ध बांटते हैं DEN, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4। तो जनरली हम बात करें कि DEN 1 की, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो जो DEN 1 होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा साधारण सा बुखार आता है इसमें, ठीक है। इसको हम जनरली अपनी आम भाषा में या फिर डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं DEN 1 को सिंपल डेंगू फीवर। तो इसमें क्या होता है, सामान्य डेंगू बुखार आता है, ठीक है। इसमें बुखार के साथ साथ तेज बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और खास तौर पर आंखों के पीछे का जो भाग होता है वहां पे दर्द देता है। शरीर में लाल चित्थे या दाने पड़ जाते हैं, और ये जनरली होता क्या है कि जल्दी ठीक हो जाता है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेता है ना। इसमें लक्षण के साथ साथ मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार मरीजों को अपने आप ही खुद ब खुद अपने इलाज से ठीक हो जाता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है इसके जरिए सुधर जाता है, मतलब किसी टाइप की कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती है इस डेंगू फीवर में। सेकंड आता है हमारा DEN 2, मतलब इसे बोला जाता है क्लासिकल डेंगू फीवर। तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल फीवर तो होता ही है, नॉर्मल वायरल फीवर तो होता ही है, साथ में इसमें बहुत शरीर में जो फर्स्ट में होता था हमारा सिंपल डेंगू में, उसी टाइप से इसमें भी होता है। तेज बुखार आता है, बदन दर्द होता है, तेज सिर दर्द होता है, शरीर पर दाने जैसे चित्ते पड़ जाते हैं, और बहुत से कुछ दिखते भी हैं बाहर में। और जनरली ये जो बुखार होता है डेंगू का 5 से 7 दिन के भीतर ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ये भी ज्यादा गंभीर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे डेंगू की। जो तीसरा प्रकार होता है हमारा DEN 3, जिसे हम बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। साथ में स्लाइड में तो चल ही रहा है ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है दोनों की तुलना में। जो हमारा DEN 1 था सिंपल और क्लासिक की कंपेरिजन, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट्स और जो हमारी WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उसकी संख्या कम होने लगती है, ठीक है। और साथ में नाक और मसूड़े से खून आने लगता है, जो हमारी लैट्रिन की जगह होती है शौच की, उसमें से या फिर उल्टी के माध्यम से खून आने लगता है। और स्किन पर जो होते हैं हल्के हल्के से या फिर गहरे टाइप के नीले काले रंग के चकत्ते भी दिखने लगते हैं। तो ये होता है हमारा हीमोरेजिक फीवर। और जो हमारा चौथा फीवर होता है डेंगू का प्रकार DEN 4, जो सबसे डेंजरस होता है, जिसे हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मरीज अपना होश खोने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। उसका BP एकदम से नीचे गिर जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है BP, और साथ में तेज बुखार के बावजूद भी इसमें शरीर जो रहता है ठंडक सी लगती है, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में ये सबसे खतरनाक होता है ये डेंगू का चौथा प्रकार, है ना। अब हम बात करें कि अपने वीडियो में आपको कुछ बात किया हुआ था कुछ चीजों की, जैसे कि HCT की बात किया हुआ था मैंने, PCV की बात किया हुआ था मैंने। तब इस चीज को समझते हैं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए जो तैयारी करना चाहते हैं उस चीज को और देखें। HCT क्या होता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, HCT की मैं साथ में स्लाइड डाल रहा हूं, तो आप इसे देखिए क्या होता है HCT। HCT में जनरली क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर खून गाढ़ा होने लगता है। ये हमारे CBC की रिपोर्ट में मालूम होता है। आप इसे देखिए क्या होता है। तो HCT को, इसको हम बोलते हैं हीमोटोक्रिट, ठीक है। हीमोटोक्रिट मतलब शॉर्ट फॉर्म में HCT। इसमें खून गाढ़ा हो जाता है, ये कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और इसे लगभग फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ता है डॉक्टर्स के द्वारा अगर आप एडमिट रहते हैं तो, कि कहीं हमारा HCV कहीं इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, जो आगे चल के बहुत गंभीर परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। उसको तो हमें चेक किया जाता है मरीज का PCV, ठीक है। PCV के अंतर्गत क्या होता है कि इससे देखा जाता है कि कहीं मरीज को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है PCV के माध्यम से भी। अब सबसे मेन बात करें कि हमें जब डेंगू हो जाता है उस कंडीशन में सबसे ज्यादा किस चीज की मॉनिटरिंग करना है सॉरी। तो सबसे पहले आपको मॉनिटरिंग करना है टेस्ट के माध्यम से प्लेटलेट्स काउंट की, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर थक्का जमाने का काम करना, ठीक है। आपको कहीं लगा है, आपको कहीं चोट लगी है, अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो वहां थक्का नहीं जमेगा। जो प्लेटलेट्स की जो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ही आपके शरीर में कहीं पे थक्का जमता है। तो होता क्या है डेंगू में कि आपके प्लेटलेट्स काउंट्स को बिल्कुल कम कर देता है। अगर लेस देन 20,000 हो जाता है, ठीक है, लेस देन 20,000 मतलब पर माइक्रोलीटर, 20,000 पर माइक्रोलीटर आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स हो जाती हैं, उस कंडीशन में आपके लिए बहुत गंभीर हो सकता है, आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है।
अगर 50,000 पर लीटर पर माइक्रोलीटर अगर आपका है, अगर आपको डेंगू का संक्रमित हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो देना पड़ेगा ही, पर फिर भी उतना गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं कि आपको प्लेटलेट्स ऊपर चढ़ाना पड़े। ठीक है, तो हम बात कर ले प्लेटलेट्स की। तो आपको मालूम हो ही गया कि प्लेटलेट्स की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर के अंदर। अगर प्लेटलेट डाउन हो रहा है उस कंडीशन में बहुत गंभीर विषय है ये, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसकी और हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम बात कर लें कि डेंगू के लिए हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं और हम क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत सबसे अच्छा जो उपचार है आपके पास वो है पपीता। ठीक है, पपीते का जूस, पपीते के पत्तों का जूस या फिर पपीते छिलके सहित आप ये दीजिए तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है, प्लेटलेट्स इंक्रीज होने में बहुत अच्छा असर होता है। ठीक है, साथ में आप क्या दे सकते हैं, मरीज को कीवी दे सकते हैं, कीवी का फल, इससे भी बहुत अच्छा प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। साथ में बकरी का दूध। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बकरी के दूध में बहुत अच्छी प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता होती है, तो उसे आप दे सकते हैं। साथ में जो गिलोय होता है ना, गिलोय आप जानते हैं क्या होता है, तो आप गिलोय का जूस भी आप दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पे ये बहुत अच्छा आपको आराम होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ में अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पे नॉर्मली सिर्फ पैरासीटामोल ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था आपका कि ये वायरल फीवर होता है, ये वायरस के द्वारा होता है। इस कंडीशन में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है डेंगू का, तो पूरा का पूरा सिम्टोमेटिक किया जाता है। ठीक है, सिम्टोमेटिक आप समझ रहे होंगे, कोरोना में बहुत यूज हुआ है सिम्टोमेटिक क्या होता है, तो उसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जहां तक समझते होंगे सिम्टोमेटिक को, तो पूरा सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नॉर्मल पैरासीटामोल देके ये ट्रीटमेंट किया जाता है कि नॉर्मल पैरासीटामोल के साथ अगर कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर जो प्रोडक्ट्स आते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमारे एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, उसको आप अलग से दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसके माध्यम से ट्रीटमेंट हो जाता है। साथ में कुछ कंडीशन में, बहुत रियर कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक का बात करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बोला हुआ था भी कि वायरल फीवर है, इसके लिए किसी टाइप की कोई वैक्सीन नहीं है, स्पेशली कोई भी मेडिसिन नहीं है, पूरा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैंने बोला हुआ कि इसमें किसी टाइप की कोई भी दवा पैरासीटामोल के अलावा नहीं देना है। तो बात करें कि अब यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो एंटीबायोटिक कैसे देने की बात कर रहा है। तो एंटीबायोटिक किस कंडीशन में देना पड़ता है, अगर पेशेंट को डेंगू फीवर है, वायरल फीवर चल ही रहा है, उस कंडीशन में अगर कई बार क्या होता है कि मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता पड़ती है। उस कंडीशन में एमॉक्सिलिन, क्लेवनिक एसिड 625, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिफिक्जिन, ओफ्लॉक्सासिन, इस कंडीशन में सेफ्ट्रियाक्सोन, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हम पेशेंट को दे सकते हैं, है ना। वो भी किस कंडीशन में, प्रॉपर डायग्नोस के अनुसार। लेकिन किसी टाइप का एनएसएआईडी ड्रग जैसे कि एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, इस टाइप की जो भी मॉलिक्यूल है, नीमोसाइड, ये पेशेंट को नहीं देना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई डेंगू फीवर है तो उस कंडीशन में उसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी नहीं देना है। अब बात करें इंट्रामस्कुलर क्यों, कि जनरली होता क्या है डेंगू में, कि जब डेंगू किसी मरीज को हो जाता है और जब थोड़ा सा ये गंभीर तौर पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट के सभी अंगों को ये प्रभावित करता है, जैसे कि किडनी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, सभी चीज को ये इन्फेक्टेड करता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये डेंगू गंभीर हो जाता है, उस कंडीशन में शरीर के अंदर हमारा जो फ्लूइड होता है उसका सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। तो अगर उस कंडीशन में अगर आप आईएम फॉर्म में अगर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये घातक साबित हो सकता है। इसलिए अगर जो भी कुछ दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आईवी ही देना है। आईवी में जनरली क्या चलेगी, एनएस चलती है, नॉर्मल सलाइन, आरएल चलता है, और डीएनएस आप चलाना चाह रहे हैं तो हाफ डीएनएस चलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में पीपीआई दे सकते हैं।
तो पीपीआई भी साथ में चला सकते हैं, तो पीपीआई की भी कोई बात ही नहीं। पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, रेनिटिडीन ये साथ में मरीज को दे सकते हैं, लेकिन जरूर ये याद रहे कि किसी टाइप का एनेस्थेटिक ड्रग नहीं देना है। आइबुप्रोफेन, ट्राइक्लोफेनेक, निमोसलाइड, एसिक्लोफेनेक, किसी टाइप का कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग नहीं देना है, किसी टाइप का कोई स्टेरॉइड्स नहीं देना है। तो इस बात की हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करें कि स्टार्टिंग में जो बात किया हुआ था मैंने कि शरीर की, अभी जो बात किया हुआ था मैंने कि शरीर में फ्लूइड समा जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और साथ में क्या होता है कि इस कंडीशन में बहुत सी जगह जब गंभीर हो जाता है तो शरीर के किसी भी भाग से ब्लडिंग होने लगती है। ठीक है, बताया हुआ था कि शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, तो मतलब किस जगह को प्रभावित कर रहा है ये समझ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो समझ पाना ही मुश्किल होता है, तो किस जगह पे शरीर में कहां से ब्लडिंग होने लगे, जब नाक से ब्लडिंग होने लगे, हमारे एनएस से ब्लडिंग होने लगे, हमारे उल्टी के माध्यम से मुंह से ब्लडिंग होने लगे, कान से ब्लडिंग होने लगे, इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है। तो भी किस कंडीशन में, जब डेंगू हेमोरेजिक हो जाता है या फिर जब शॉक फीवर हो जाता है, उस कंडीशन में ना, शॉक फीवर बताया हुआ था कि मरीज की ऐसी तक हालत हो जाती है कि पेशेंट कोमा में चले जाता है, स्ट्रोक में चले जाता है। तो एक तरीके से बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो हम बात करें कि इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, जैसे बताया हुआ था कि जो हमारा डेंगू होता है मच्छर के माध्यम से ही फैलता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ठीक है, तब उपाय के लिए हम क्या क्या करें, सबसे पहले हम मच्छरों को कहीं भी पनपने ना दें। ठीक है, सबसे बड़ी इसकी फसाद की जड़ होती है हमारा मच्छर, तो मच्छर को कहीं भी पनपने न दें इस कंडीशन में। और साथ में उपाय के तौर पे हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसका सेवन कराते रहना है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, जूस फॉर्म में हमें लेना है, जैसे कि पानी हो गया, सूप हो गया, नींबू हो गया, इन सबको लेना है। डेंगू क्या वायरल इन्फेक्शन, फिर बता रहा हूं दोबारा से, तो इसमें किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बुखार आने पर रोगी को सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट दे। ठीक है, याद रखें, सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट दे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार, 5 बार दीजिए, एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, इमरजेंसी में। और साथ में ठंडे पानी की पत्ती है उसको माथे पर रखें, पपीते के रस का जूस पिए, प्रोटीन से भरपूर डाइट लेने की कोशिश करें जितनी ज्यादा प्रोटीन से होती है। साथ में ग्रीन टी ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, और विटामिन से भरपूर फल जैसे कि संतरा हो गया, कीवी के बारे में आपको बताया हुआ था, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, टमाटर, इस टाइप की जो चीजें हैं अपने को खाना है। साथ में जो बताया हुआ था आपको वो चीज आप और कीजिए, बकरी का दूध वगैरह कर सकते हैं, ग्लोई वगैरह कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंगू की पहचान कैसे की जाती है, डेंगू का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली 3 टाइप से टेस्ट किए जाते हैं, वो भी एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है हमारे डेंगू की पहचान करने के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर डेंगू का फीवर 2 से 3 दिन का है तो जनरली सजेस्ट किया जाता है NS1 एंटीजन टेस्ट कराने के लिए। मतलब ये इनिशियल में सामने समझ में आ जाता है कि हाँ ये डेंगू से ग्रसित है। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट किया जाता है IgM एंड IgG टेस्ट। ठीक है, तब क्या होता है IgG और IgM टेस्ट। ठीक है, तो IgM टेस्ट क्या होता है, बुखार आने के 5 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, अगर बुखार लगातार बना हुआ है फिर भी नहीं खुल रहा है, तो अगर बुखार 5 से 7 दिन का हो गया है उस कंडीशन में IgM टेस्ट किया जाता है। एंटीजन टेस्ट होता है ये भी, तो जनरली 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आप पैथोलॉजी लैब में आएंगे तो वहां आपको टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो IgM टेस्ट 5 से 7 दिन के भीतर जब बुखार कंटिन्यू बना हुआ है उस कंडीशन में हम IgM टेस्ट करवाते हैं। अब बात करें IgG टेस्ट की, तो IgG टेस्ट क्या होता है, IgM के साथ में ही IgG टेस्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि IgG टेस्ट जो होता है लाइफ टाइम एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अगर आपको एक बार डेंगू फीवर हो गया है, पास्ट में कभी भी हुआ हो आपको, उस कंडीशन में अगर आपको कभी हो चुका है तो आपको इससे लड़ने के खिलाफ डेंगू के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, डेवलप हो जाने के बाद हो सकता है कि ये आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है पॉजिटिव आए, मतलब पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आती है IgG की, तो उस कंडीशन में आप में ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप है डेंगू के लिए। ठीक है, तो अगर IgG अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है, तो तीनों रिपोर्ट जो होती है बताया हुआ मैंने आपको, NS1 साथ में IgG IgM, तो ये तीनों टेस्ट के आधार पर किया जाता है इसका
आकलन कि हाँ ये डेंगू से ग्रसित है या फिर नहीं है। साथ में हमें सीबीसी कराने की जरूरत पड़ती है। जो बताया हुआ था मेरे, सीबीसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है कि पेशेंट का कहीं हीमोग्लोबिन राइज तो नहीं हो रहा है। जनरली होता क्या है, जब पेशेंट डेंगू से ग्रसित हो जाता है तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत तेजी से ऊपर उठने लगता है। साथ में क्या होता है, प्लेटलेट्स उतनी ही तेजी से गिरने लगती हैं। एक सामान्य मनुष्य के अंदर 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पर माइक्रोलीटर्स प्लेटलेट्स होती हैं। अगर इससे कम होती हैं तो एक तरीके से हमें सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये डेंगू से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्नोसिस तय कर लिया जाता है। अब जो बताया हुआ था मैं आपको HCT इस कंडीशन में क्या होता है डेंगू में कि बढ़ा हुआ आता है ना, और साथ में PCV जो होता है ये डिक्रीज होने लगता है। और साथ में बहुत से और नॉर्मल हमारे डायग्नोस होते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अगर डेंगू से ग्रसित हो गया है, जब उसका बीपी चेक किया जाता है तो बीपी उसका फॉल होने लगता है, मतलब गिरने लगता है। और साथ में जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का जो गैप होता है वो लगभग सामान्य मनुष्य में 20 के ऊपर का ही गैप आता है। लेकिन जो डेंगू से ग्रसित रहता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, उस कंडीशन में 20 से कम, मतलब 15, 18, 20 लगभग इतने का गैप आने लगता है, जो गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी मॉनिटरिंग करने की हमें जरूरत पड़ती है। और साथ में मरीज को डॉक्टर अपनी खुद के अनुभव के आधार पर देखते सही उसकी पहचान कर लेता है और कंफर्म करने के लिए फिर डायग्नोस टेस्ट करवाता है। तो उसमें फिर सब सामने आ जाता है कि हाँ ये डेंगू से ग्रसित है या फिर नहीं है, या किस टाइप का इसको डेंगू फीवर है। तो जो डेंगू फीवर जो बताया था मैंने आपको DIN 1, 2, 3, 4, तो उसके आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे डेंगू का भी कहर बढ़ते जा रहा है। जो डेंगू का जो फीवर होता है, डेंगू जो वायरल फीवर होता है, जनरली जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में सक्रिय रहता है। तो अभी जो समय चल ही रहा है जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच का, तो इस बीच में आपको बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा मच्छरों से बचने की आवश्यकता है। आजू बाजू मच्छरों को बिल्कुल पनपने ना दें। हो सके तो मच्छरदानी में सोएं। अगर मच्छरदानी में नहीं सोना है तो आजू बाजू अपने कहीं भी पानी इकट्ठा होने न दें। बिल्कुल मच्छरों से बचाव करें किसी टाइप से मच्छर को भगाने के लिए। या तो आप मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं, मच्छर भगाने की अगरबत्ती आती है, लिक्विड आता है, आप उसका यूज कीजिए, लेकिन मच्छरों से बिल्कुल सेफ रहने की कोशिश कीजिए। और आप अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो पंचायत के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से दवा का छिड़काव करवाइए धुआं वाली मशीन से। अपने गांव में, गलियों में, अपने घर के आजू बाजू से छिड़काव करवाइए। अब ये बात अलग है कि हर एक पंचायत में, हर एक नगर निगम में, हर एक नगर पालिका में इन सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, शासन द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये बात अलग है कि आप उनके सामने हाथ पैर पटक लो, सर पटक लो, इसके बावजूद भी छिड़काव नहीं किया जाता दवा का। जबकि नियम ये है कि बरसात के बाद और बरसात के पहले, या फिर जब भी मच्छर का जहां भी अगर संक्रमण समझ में आता है, तो मलेरिया का या डेंगू का, तो उस कंडीशन में छिड़काव कराना आवश्यक है। तो इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में आप जाइए, प्रशासन को बोलिए कि दवा का छिड़काव करवाइए, ताकि समाज में किसी टाइप का डेंगू फीवर ना हो, किसी टाइप का मलेरिया फीवर ना हो, ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े और इस कंडीशन में लोगों की जान ना जाए। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक डेंगू को लेकर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आई होप आपको बहुत समझ भी आ गया होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए सब शेयर कीजिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, ऐसे वीडियो आप पाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।